दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राघव चड्ढा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं होंगे कि राघव चड्ढा के साथ हुआ क्या है, तो थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूं, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो राघव चड्ढा जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद थे और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के वो उपनेता थे। नेता हैं संजय कुमार सिंह टिकट ब्लैकिया। तो अभी आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के सचिवालय को लिखा, सचिव को लिखा कि राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी के उपनेता नहीं रहेंगे, उनके जगह एक धनवान आदमी अशोक मित्तल को उपनेता बनाया जाता है और आम आदमी पार्टी की तरफ से अब राघव चड्ढा को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये मोटा मोटी अभी रिसेंट में कारनामा हुआ है, कांड हुआ है जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो इसके बाद दोस्तों राघव चड्ढा की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है। प्रतिक्रिया ये आती है कि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, उन्होंने वीडियो भी डाला। उस वीडियो में उन्होंने सिंपल कहा कि मैं जनता के मुद्दे उठाया करता था और आम आदमी पार्टी ने उन्हें बोलने से रोक दिया गया है, उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या हुआ कांड है। और उन्होंने कहा कि मैं चुप कराया गया हूं, हारा नहीं हूं। आई एम साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड, मतलब मुझे चुप कराया गया है, हारा नहीं हूं मैं। इतना कह के उन्होंने अपनी पोस्ट खत्म कर दी। उसके बाद दोस्तों आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो आतिशी मारलेना हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, अन्य नेता जो हैं उन्होंने एक के बाद एक वीडियो बनाकर डालना शुरू किया है। और पहले तो मैं भी ये सोच रहा था कि सबके वीडियो में जो है एक ही जैसा स्क्रिप्ट लग रहा है। सबका वीडियो इसी तरह से स्टार्ट होता है कि मैं अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही हूं। अरविंद केजरीवाल सच्चा है क्या, पहले ये बता दो जो तुम उसके सच्चे सिपाही हो। एक मक्कार का, एक बेईमान का, एक अपराधी का, एक भ्रष्ट आदमी का कोई सच्चा सिपाही कैसे हो सकता है। कहावत भी है यथा राजा तथा प्रजा। जब आपका राजा ही भ्रष्ट है, जब आपका राजा ही अपराधी है, जब आपका राजा ही बेईमान है, तो आप उनके चमचे चट्टे वट्टे ईमानदार कैसे हो सकते हैं। तो मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा, तो पता चला उसी पे मैं 1 घंटे का वीडियो बना दिया हूं। तो जितने भी लोग हैं सब राघव चड्ढा को ये बात कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के फैसले लेती है तो एज ए राज्यसभा एमपी आप उस फैसले में शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जो याचिका होती है उसके ऊपर सारे विपक्ष के लोग साइन करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा जो है उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जब कभी भी मोदी सरकार कुछ बोलने के लिए स्टार्ट करती है और आम आदमी पार्टी का स्टैंड होता है कि हम वॉकआउट करेंगे, तो पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी वॉकआउट कर जाते हैं, राघव चड्ढा वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। तीसरा आरोप यह है कि कोई भी इशू होता है तो उसके ऊपर राघव चड्ढा जो है पीएम मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा पॉइंट रहता है। उसके बाद अन्य नेता भी जो एक्स पर पोस्ट करते हैं तरह तरह के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि पिछले 2 साल में राघव चड्ढा ने कभी पीएम मोदी को क्रिटिसाइज नहीं किया है। ये ईमानदारी का कौन सा पैमाना आ गया है मुझे समझ में नहीं आता। दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करोगे तो ही तुम सच्चे आपिये कहलाओगे, अदरवाइज तुम्हारा आपिया का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जर्नलिज्म में भी यही चीज चल रहा है कि जब तक आप पीएम मोदी को गाली नहीं देंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, आप सच्चे ईमानदार जर्नलिस्ट कहला ही नहीं सकते हैं। और जो पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं उनको तो एक है कि
भारतीय जनता पार्टी को देखें दोस्तों 40% ही वोट आते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि 40% लोग हमारा वीडियो, हमारे जैसे नेशनलिस्ट और सनातनी जो यूट्यूबर हैं उनका वीडियो देखते हैं। बाकी जो 60% है जो मोदी से नाराज हैं, गुस्सा है, उनको लग रहा है कि कैसे मोदी उनके छाती पर मूंग दर्र रहा है, आप उनके देखिए। रवीश कुमार को देख लीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देख लीजिए, अभिसार शर्मा को देख लीजिए, अजीत अंजुम को देख लीजिए, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और आज तक मैंने एक भी चुनाव में इन लोगों को सही विश्लेषण करते हुए नहीं देखा है। ना उनको सही विश्लेषण करते हुए देखा मैंने हरियाणा के चुनाव में, न उनको सही विश्लेषण करते हुए सुना है मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में, न उनको मैंने सही विश्लेषण करते हुए सुना है बिहार के चुनाव में, न दिल्ली के चुनाव में। किसी भी चुनाव में वो बायस्ड है ना, उनका चश्मा ही अलग है, उनका चश्मा अलग है। और इतने बायस्ड, हाईली बायस्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड, उनको फंडिंग कहां से आता है पता नहीं। कभी कभी तो सोचता हूं कि फंड के लिए मैं भी उस तरफ घुस जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। सब्सक्राइबर कम है, व्यूज कम है, लेकिन जो आत्मा कहता है वही आकर बोलते हैं, इससे इधर उधर कुछ नहीं। तो जर्नलिस्टों में भी एक चीज है कि जो मोदी सरकार को गाली नहीं देगा वो सच्चा पत्रकार नहीं है। वो कहते हैं कि आप सरकार की मतलब कि आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन वही अगर आप कांग्रेस की सरकार की आलोचना कर दें तो फिर आप नहीं हैं। नहीं, सरकार मतलब सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना होनी चाहिए, सिर्फ बीजेपी सरकार की आलोचना होनी चाहिए। अभी हिमाचल में वहां की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल प्राइस 5 रुपया बढ़ा दिया। किसी भी पत्रकार ने बताइए आलोचना की कांग्रेस की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की? नहीं की, क्योंकि कोई अपने बाप को गाली कैसे दे सकता है। तो यही बात है। तो खैर, मुद्दे से भटकना नहीं है, मुद्दे पे रहना है। तो ये हुआ उनका पूरा आरोप है। ये 3 आरोप लगाकर राघव चड्ढा के ऊपर आम आदमी पार्टी जो है अपने अलग अलग जो नेता हैं उनके द्वारा अटैक कर रहे हैं। तो उसके बाद राघव चड्ढा ने एक और वीडियो बनाया। उस वीडियो में राघव चड्ढा ने अपने ऊपर लगाए गए एक एक आरोप का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वॉकआउट जो करते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग वॉकआउट करते हैं और मैं यहीं रुक जाता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख लीजिए, मैं भी वॉकआउट करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं वहीं पे बैठा रह जाता हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो मैंने ईसी को हटाने वाली याचिका पर मैंने साइन नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि याचिका के लिए, हटाने की याचिका को जाने के लिए सिर्फ 50 सांसदों की सिग्नेचर की जरूरत होती है। तो अब उसके बाद अगर 200 सांसद कर दें या 300 सांसद कर दें, उनका कोई मतलब होता नहीं है। तो ये बेबुरा है। और तीसरा उन्होंने कहा कि मोदी की आलोचना करने पे उन्होंने कहा कि मैं जो भी इश्यूज उठाता हूं वो इश्यूज तो सरकार के ही खिलाफ होता है ना, तो फिर वो मोदी के प्रशंसा वाली कैसे मतलब कि था वो। उसके बाद अंत में राघव चड्ढा ने कहा कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या रियली में जो घायल होता है वो घातक हो सकता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या राघव चड्ढा में इतनी हैसियत है, हिम्मत है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ घातक वाला चीज कर सके। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों आम आदमी पार्टी से तो बहुत लोग अब तक छोड़कर गए हैं। कपिल मिश्रा हो, कुमार विश्वास हो, आशुतोष हो, प्रशांत भूषण हो, नवीन जयहिंद हो, स्वाति मालीवाल हो, ये सब अरविंद केजरीवाल के द्वारा लात खाकर निकाले गए हैं। लेकिन इनमें मैं सिर्फ और सिर्फ कपिल मिश्रा को मानता हूं कि उन्होंने अपने जज्बे को बरकरार रखा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सतत लड़ाई लड़ते रहे और अरविंद केजरीवाल को सिंहासन से हटाकर ही माने। बाकी सब तो जैसे कुमार विश्वास हो गए। कुमार विश्वास तो लालची आदमी थे, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सत्ता से चिपक के रहना चाहते थे। उनको राज्यसभा नहीं मिला, उनके जगह किसी जो अपने शरीर पे सांप लपेटता था उसको भेज दिया, गुप्ता साहब को भेज दिया। तो कुमार विश्वास खफा होकर आम आदमी पार्टी छोड़ दिए। लेकिन वो भी घायल थे, लेकिन क्या वो घातक हुए? नहीं।
उनके उनके पास मतलब कि वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के सत्ता क्या सुख की प्राप्ति के लिए थे। पीवीआर जाते थे पिक्चर देखने के लिए, फोटो डालते थे कि देखो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास से पीवीआर में पिक्चर देख रहे हैं। असली घायल कौन था? कपिल मिश्रा थे। कपिल मिश्रा घायल हुए और वो घातक बनकर अरविंद केजरीवाल की सत्ता को नस्तो निगोत कर देते हैं। असली घायल हैं स्वाति मालीवाल, वो भी घायल हुई और अरविंद केजरीवाल की आज संसद में पोल खोलती हैं, लेकिन जितना वो कर सकती थी उतना नहीं, जितना घातक होकर अरविंद केजरीवाल के लिए किया जा सकता है उतना नहीं। तो क्या राघव चड्ढा उस लेवल पर अरविंद केजरीवाल के लिए घातक साबित हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि ये राघव चड्ढा भी उन्हीं गैंग का हिस्सा था, लेकिन जो है ना अरविंद केजरीवाल के उतना क्लोज था कि अरविंद केजरीवाल के सारे फैसले जो इलीगल फैसले थे उसका वो सहभागी था या नहीं था। तो ये सब बातें सोचकर मुझे तो नहीं लगता है कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी घातक हो सकते हैं। डायलॉग बोलना अलग बात है, आजकल हर कोई डायलॉग यही कह रहा है, घायल हूं इसलिए घातक हूं, लेकिन डायलॉगबाजी और रियल लाइफ में उस हिसाब से काम करना दोनों अलग अलग चीज हैं। बाकी मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे समर्थक मैं देख रहा हूं राघव चड्ढा के प्रति अचानक से उनको सिंपैथी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी राघव चड्ढा को थोड़ा सा तपना चाहिए, उनको गलने देना चाहिए, तब जाकर देखा जा सकता है कि उसमें कितना सोना बचा हुआ है। तभी भारतीय जनता पार्टी को कोई स्टेप उठाना चाहिए या उनके पक्ष में कुछ बोलना चाहिए। अदरवाइज लोग तो यही कहेंगे कि देख लो हम तो कहते ही थे कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। तो ये सब चीज सामने आ रहा है। तो अब देखते रहिए कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में आगे क्या क्या होता है, भारतीय पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है। ये अब एक बहुत मजेदार चीज सामने आएगा। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।